शुरुआत पंखुड़ी बहुत ही एक फिलोसॉफिकल अंदाज में करती है और ऐसे गंभीर तत्वों पर अपनी उंगली रखती हैं जैसे मृत्यु, अवसाद और कैसे मृत्यु जब अप्रत्याशित घटना बनकर आती है हमारे समक्ष तो हम कैसे लुटे पिटे हो जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि हम तादित्यम में जिंदगी से फिर कैसे बनाएं, कैसे स्थापित करें। यहाँ भी कहानी की शुरुआत में पिता की मृत्यु का जिक्र है, वहीं से कहानी अपना टर्न लेती है और ऐसा लगता है पढ़ते वक्त कि शायद ये पिता की मृत्यु को ही आगे एलैबोरेट करती जाएगी कहानी, लेकिन कहानी ऐसा करती नहीं है। पिता की मृत्यु के बहाने वो हमारी जिंदगी में अवसाद के स्पेस की संरचना को क्वेश्चन करती है और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि कैसे सोशल मीडिया के हॉक्स, अभी एक कहानी में जिसका जिक्र भी हुआ है सोशल मीडिया के को कैसे बरता जाए इसके के बारे में बात की है और इसी तरह से पंखुड़ी की कहानी में भी यह बात उभर कर आती है कि सोशल मीडिया के हॉक्स जो हैं कैसे दुख में भी मनुष्य को दुखी रहने नहीं देते हैं और अगर दुख से उबारने की कोशिश होती है तो उसमें भी एक जजमेंटल व्यू पॉइंट वो रखते चले जाते हैं। इसमें एक रिक्तता का अनुभव है, कहानी रिक्तता के अनुभव से शुरू होती है जिसमें ये बात उभर कर आती है कि अगर छोटी छोटी खुशियों में पिता साथ रहते तो शायद जिंदगी इतनी दुष्कर नहीं होती। तो अपने एक इमोशनल संदर्भों को लेकर कहानी शुरू होती है और आगे जैसे चलती जाती है तो वो जो लड़की है, जो नायिका है, वो धीरे धीरे उसके मानस को खोलती चली जाती है कहानी और सवाल उठाती है स्त्री मन और तन और उससे जुड़े स्टीरियोटाइप्स पर जो समाज में व्याप्त है, लोगों की नजरों में व्याप्त है, सोशल मीडिया पे व्याप्त है। बेसिकली कहानी बहुत ही बारीकी से इन सभी की पड़ताल करती चलती है। पिता की मृत्यु के बाद कहानी पहुंचती है एक ऐसे सवाल को रजिस्टर करते हुए जिसके बारे में हम सब भी बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, खास तौर से जो अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम सब इतने डरे भयभीत घरों में छिपे हुए और जिस तरह से अभी हमारी मानसिकता है उसमें मुझे ये वाला हिस्सा कहानी का बहुत मानीखेज लगा कि जब वो उसकी पड़ताल करती है एक लड़की होने के नाते दुख, अवसाद, स्पेस और उससे सोशल मीडिया के संबंध की, तो वो एक बहुत अहम हिस्सा पंखुड़ी लिखती है कहानी में जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। होती ही है कोई सीमा रेखा जीवन और मृत्यु के बीच, कोई मिलन बिंदु लंबे से बड़ा, आगमन और प्रस्थान के बीच का कोई अनिश्चित क्षेत्र जो केवल समय का टुकड़ा नहीं होता, वह होता है इसी भौतिक संसार में जहां पर बहुत सारे चले गए लोगों की बातें, आवाजें होती हैं कि और हमी हुई कि जैसे वो यही आसपास हो। इतना पूरा फिलोसॉफिकल सा हिस्सा है पंखुड़ी का कि मुझे सभी से शेयर करना चाहिए। इसके बाद पंखुड़ी एक बहुत गजब की लाइन लिखती है अपनी कहानी में। वो इसी से जुड़े हुए आगे कहती है कि काश ये जो भौतिक जीवन है इसकी आवाजें मृत्यु लोक के शोर से ज्यादा हो। कितनी सुंदर बात है। मृत्यु लोक का शोर, ये अपने आप में जो गहन है वो बहुत ही तेज तो है ही, साथ में दिल को बड़ा छू लेने वाला है कि सचमुच मृत्यु हमारे आसपास, खास तौर से आज हम जहाँ हैं 21वीं सदी में और एक पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो वाकई में ऐसा लगता है कि मृत्यु लोक का शोर जो है वो हमारी आज की जो जिंदा आवाजें हैं उनको दबाने में सक्षम है। ये हमारे जीवन, मरण और प्रकृति के बारे में पंखुड़ी ने कहानी शुरुआत के बारे में पंखुड़ी शुरुआती हिस्से में कहती है। उसके बाद वो सवाल उठाती है
कि भाई अवसाद में तो जिया नहीं जा सकता। कितना भी अवसाद हमें प्रकृति द्वारा मिले या लोगों द्वारा मिले, किसी भी तरीके से रिश्तों द्वारा मिले, इसके बावजूद इंसान है तो हमारे जीवन में रोमांच भी चाहिए होता है। पंखुड़ी कहती है, नमक और चीनी की तरह जरूरी है जिंदगी में रोमांच। वाकई बहुत सुंदर बात कि वाकई में रोमांच की आवश्यकता लगातार बनी रहती है। और उसके बाद में वो रोमांच जो उसकी नायिका है, रोमांच तलाश नहीं रही, दुनिया सोचती है कि वो तलाश रही है, वो भी अंदर ही अंदर अब कई बार अपने से सवाल करती कि क्या मैं रोमांच तलाश रही हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सिंगल हैं और रोमांच दे, सब लोग की नजरों में आप एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो हो सकता है आपका दिल भी कभी मचल जाए। नायिका का दिल भी मचलता है और ऑफिस में ही उसका एक सहकर्मी है जो विवाहित भी है और उसके प्रति वो आकर्षित पहले नहीं होती, पहले उसको जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं कि ये बंदा है कौन, आकर्षक है लेकिन क्या ये मुझसे आकर्षित होगा। दूसरा सवाल, ये विवाहित है, लेकिन हम तो जानते हैं कि प्रेम और रोमांच जो दो ऐसी चीजें हैं जो इन सब व्याख्याओं और अलग है, बिल्कुल अपने नए गढ़ तलाशती रहती, नई व्याख्याएं होती हैं उसके बारे में। तो फिर वो आकर्षित होती है, वो लड़का भी उससे आकर्षित हो जाता है, दोनों मिलते भी हैं कहीं पर, पार्किंग लॉट में मिलते हैं। तो ये सवाल ढूंढती, सवाल करती है कि ये मुझे अच्छी जगह पे क्यों नहीं मिल रहा। तो जैसे कि आम पुरुषों का एक नजरिया होता है, इसके पहले आकांक्षा ने बहुत अच्छी बात कही कि अमूमन स्त्री लेखक जो होती है वो पुरुषों के प्रति बड़ी कठोर निर्मम हो जाती है, लेकिन पंखुड़ी भी जजमेंटल नहीं होती है। अंजू जैसे अपनी कहानी में जजमेंटल नहीं होती, वैसे पंखुड़ी भी नहीं होती है। बाद में वो बस सवाल करती रहती हैं कि अपने अंतर मन से भी उनकी लगातार एक सवाल की प्रक्रिया जारी रहती है कि इसे किसी इज्जतदार जगह पे मुझे बुलाना चाहिए मिलने के लिए। लेकिन आगे क्या होता है कि धीरे से जब वो उन लोग का देखा देखी वाला मामला चलता है तो पंखुड़ी फिर एक बेहद खूबसूरत, जैसे मैंने कहा है ना, पंखुड़ी ने इस कहानी में इतनी बारीक बुनावट भाषा से की है कि उसकी भाषा की खूबसूरती कई बार आपको लगता है कि अरे इस कथ्य को दोबारा पढ़ो, इस हिस्से को दोबारा पढ़ो, उस खूबसूरती को जज्ब करने के लिए। जैसे पंखुड़ी कहती है, जब उन दोनों के बीच देखा देखी हो रही है, रोमांच का ये हिस्सा है, तनी हुई गर्दन पर जूही की खुशबूदार लता चढ़ गई हो या कोई बुरांस के फूल तोड़कर उसकी गर्दन सहला रहा है। अब कान, अब गाल, अब नाक तक पहुंचा बुरांस का मधमाता लाल। कितना खूबसूरत प्रयोग है ये, बहुत ही खूबसूरत भाषा का प्रयोग है। और इसके बाद पंखुड़ी लार्जर क्वेश्चन पे आती है, जो बड़े सवाल होते हैं जिंदगी के। जैसे पहले उन्होंने मृत्यु के बारे में शुरुआत करती हैं कहानी में, उसी तरह से फिर वो बीच के हिस्से में प्यार क्या होता है इसकी इसकी तलाश में जुट जाती है। और बहुत सारा कहानी का जो हिस्सा है वो प्यार के बारे में बातचीत करते हुए, घटनाओं, मैं पूरी घटना नहीं सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ सब लोग इस खूबसूरत कहानी को पढ़ें। तो वो जो मोड़ आते हैं कहानी में कि किस तरह से वो प्यार क्या होता है, उसे वो नायिका तलाशने की कोशिश कर रही है। कई बार वो सुनती है किसी से, कई बार वो पढ़ती है, कई बार वो देखती है, उसका काम इतना थकाऊ है, वो बार बार ईमेल देखती रहती है, उसी पर दोनों की चैट्स होती हैं, बातचीत हो रही है और उसी में वो तलाश रही है कि इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है प्रेम का। तो जब वो प्रेम का को इस तरह से व्याख्यायित करने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं, तो उसी में एक हिस्सा है जब उनको लगता है कि नहीं, तन और मन दोनों जरूरी है प्रेम में। एक हिस्सा ऐसा आता है। तो एक बार जब वो इस नायक से मिलती हैं तो उसको भी वो बहुत ही रोमांटिक अंदाज में और बहुत ही एक खूबसूरत अंदाज में, जिसमें देह की भी बात आती है, उसको व्याख्यायित करती हैं कि रेशम के कीड़े की कुशलता से
अपनी मजबूत हथेली में उसकी उंगलियां फंसाकर उसने वह रेशमी जाल बुना कि जिससे दुनिया की कितनी भी बहादुर लड़की निकल पाती बाहर। ये सवाल एक लार्जर समूह से, महिलाओं के समूह से, पुरुषों के समूह से, मनुष्य के समूह से पंखुड़ी करती है कि इतना आसान होता है क्या कह देना किसी को ना। ये बहुत मुश्किल काम है किसी प्रेमी को, किसी प्यार करने वाली को कहना ना। लेकिन फिर वो आती हैं जब वो हाँ कह चुकी हैं और दोनों में इस तरह से प्रेम का एक संबंध कायम हो चुका है, एक मिलन का एक बहुत बड़ा सुंदर हिस्सा पंखुड़ी लिखती है। उसके बाद लेकिन वो ग्लानि से नहीं भरती हैं, लेकिन वो आकर सवाल उठाती हैं अपने ऊपर कि प्रेम है क्या, यातना है कि चुभन है कि हलाल होना है। वो कहती हैं ये सब है। फिर वो कहती हैं साथ ही साथ वो गति है, प्रवाह है, लय है, ताल है, दखल है और सबसे बड़ी बात अनहद नाद में उड़ान है प्रेम। वो सूर्योदय भी है, सूर्यास्त भी है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रेम जब आता है तो क्या हमें वो खुशी से भर के चला जाता है? नहीं। इसीलिए वो यातना और हलाल होने को भी बहुत तरजीह देती हैं अपनी कहानी में। इसके आगे फिर पंखुड़ी कहती है कि प्रेम जब इस नायिका के हिस्से में आता है तो वो आताताई बनकर आता है और आताताई बनकर जब प्रेम का स्वरूप दिखलाई पड़ने लगता है और वो मनुष्य को कम से कमतर बनाता है, कई बार याचक की पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है, तो ये प्रेम कैसा प्रेम हुआ? पंखुड़ी की नायिका यह सवाल लगातार आत्ममंथन करती है और उठाती जा रही है। फिर पंखुड़ी आगे चलकर जब उस प्रेम को आगे ले जाती हैं और चूंकि वो पेज 4 की अखबार में काम की खबरें तैयार करती हैं और उसमें अक्सर वो पीड़िताओं, महिलाओं और ऐसी शोषित महिलाओं की खबरें छापती हैं, लिखती हैं, उन्हें तैयार करती हैं, तो एक अलग अंतर्द्वंद उनके मन में आता रहता है कि एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ बलात्कार है, तीसरी तरफ शोषण है। तो स्त्री एक्चुअली में पोजीशन कहाँ है सोसाइटी में? एक जिसे हम कहते हैं समर्थ स्त्री जो अखबार में काम कर रही है, वो भी क्या अपनी बात बहुत ठसके से कह पाती है या उसको अलग अलग उपादानों की जरूरत होती है, आग्रहियों को बटोरना होता है या किसी सत्ता नशीन की नजरों का उसको हासिल होना होता है? ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि नजरों के बारे में भी पंखुड़ी व्याख्या देती है अपनी कहानी में कि नजरें भी तरह तरह की तो होती हैं। एक शोहदे की नजर होती है जो एक स्त्री को ताड़ती है एक बस में, लोकल ट्रेन में, सड़क पर, और एक नजर सत्तानशी की भी होती है जो पावरफुल मैन की होती है, मैचो मैन की होती है। जब वो स्त्री पे पड़ती है तो कैसा लगता है? तो पंखुड़ी की नायिका कहती है कि जब वो मैचो मैन की और वो जो सत्तानशीन आदमी है उसकी नजर पड़ती है तब ज्यादा तकलीफ होती है। शोधों को तो आदमी एक थप्पड़ मार कर उसको घर में माँ बहन नहीं है कह के भगा देता है और ज्यादा लोड नहीं लेता है उसका। लेकिन जब पढ़े लिखे और सत्तानशीन लोग ऐसी नजरों से देखा करते हैं तो अंतर पड़ता है, स्त्री की अस्मिता कहीं ना कहीं चोटिल होती है। और इसके बाद में पंखुड़ी जब उदासी का जिक्र करती हैं, बहुत सुंदरता से करती हैं। फिर वो कहती हैं उदासी में चीनी बहुत कारगर होती है, दुनिया भर में बढ़ते मधुमेह का शायद यही कारण था। ये लाइन पढ़कर पंखुड़ी मैं क्या कहूँ, मुझे इतना अच्छा लगा कि पूरी दुनिया, समूची सृष्टि की उदासी को तुम एक चम्मच चीनी में के साथ जोड़कर कितनी बड़ी बात कह देती हो कि सचमुच दुनिया कितनी उदास है और हम सब कितने उदास हैं
छिपकली में अंदर से अपनी बातें न कह पाने से, किसी से न बांट पाने से, ये 21वीं सदी है और धीरे धीरे हम और कितने अकेले होते जा रहे हैं और पूरी समूची दुनिया कितनी उदास होती जा रही है। प्रेम में वैसा प्रतिफल नहीं मिलता है। नायिका दोबारा एक आत्ममंथन के दौर से गुजरती है और ऐसे समूह में अपनी बात कहना चाहती है जहां पर साझे दुखों से ग्रस्त बहुत सारी स्त्रियां हैं। तो उसे एक ऐसा ग्रुप मिलता भी है जहां पर बात हो रही होती है भक्तिवाद की, बहनापे की, और मी टू का आंदोलन शुरू हो चुका है। जब मी टू का आंदोलन शुरू हो चुका है तो उसमें नायिका सोचती है कि चला जाए, जरा देखा जाए, जिस बंदे को मैंने प्रेम दिया, मैंने सोचा कि वो प्रेम है, उतना आदर दिया, उस प्रेम में इतना समर्पण था, इतनी ऊर्जा थी, इतना इतना उत्थान था। प्रेम में उत्थान भी होता है जिसका जिक्र वो करती हैं, और उसके बाद में फिर भी वो एक आम पुरुष ही निकला, जैसे कि आम पुरुष होते हैं, और उस चीज की जो सेक्रेडनेस है, उस चीज की जो पवित्रता है, उस चीज का जो एक उच्च कोटि का व्यवहार है, उसको छोड़कर वो एक आम शोहदे टाइप में ही बदल कर रह गया। तो वो उस की मीटिंग में जाती हैं जहाँ महिलाएं बहुत सारी बात कहती है और बहुत प्रभावित भी होती है कि इतनी उम्रदराज महिलाएं, 50 साल से ऊपर की महिलाएं अपने दुख, अपने शोषण की गाथा खुले मन से अब कहने का साहस कर रही है। और वो सोचती है क्या उसके अंदर इतना साहस है कि वो भी अपनी कहानी को, अपनी बात को सबके समक्ष इतने ही खुले, इतने ही बेबाक, इतनी ही बहादुरी से व्यक्त कर सके। और वो हारती तो नहीं है, लेकिन सोचती है कि शायद अभी उसकी उतनी तैयारी हुई नहीं है। कहानी इसी मोड़ पर खत्म होती है और नायिका चल देती है अभी और तैयारी कर। तो ये सशक्तिकरण की गाथा कहती हुई बहुत बारीक सूक्ष्म संवेदनाओं को लेकर गढ़ी गई एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसकी भाषा में अद्भुत रवानगी है, अद्भुत रवानगी। और पंखुड़ी की कविताओं में जिस तरह की रवानगी होती है, वैसी ही कविता में चाक्षुष सुंदर भाषा है, जिसको जरूर, कहानी को तो भाषा के लिए भी एक बार जरूर पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह के सवाल इस कहानी में उठाए गए हैं, वो भी आज के युग में बहुत मौजूद सवाल हैं। हमारे दुख, हमारा रोमान, हमारा प्रेम, सबकी व्यर्थता और सबका स्पेस कैसे मिले, कैसे हमको कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जहां जाकर एक संतुलन बने और हम सब ज्यादा रैशनल, ज्यादा सेम लोग बन पाए। और यही बात है एक स्त्री की जर्नी, एक स्त्री की यात्रा, और कैसे उसको बहुत एक चाक्षुष अंदाज में वो लिखती हैं। उसके लिए उनको मैं आज तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पंखुड़ी और ऐसी कहानियां लिखे, सब ऐसे सुंदर सुंदर कहानियां लिखे जिनके बारे में आज जिक्र हुआ है। आप सबने मुझे बुलाया, आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना राव जी, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ समीक्षा करी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया, आभार। और पंखुड़ी जी, आपका अलंकरण